In progress. अनुष्का ने बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा बोल देना, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो जी। लिखा आपने सब बेसिक कंसेप्ट हो केमिस्ट्री में, एक चीज देखने आर्यन राज, आर्यन हो यहाँ पे या नहीं हो बताओ। चलो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसका जो भी पार्ट जाओगे सारा पार्ट में कैलकुलेशन ही है, पूरा कैलकुलेशन भरा हुआ है। थ्योरी जाओगे तो थ्योरी वैसा ही है जैसे फ्रेंड से आप चॉकलेट मांगते हो, कितना शेयर करता है आपको, पूरा खा लेता है आपको छोटा सा देता है ना। ये थ्योरी वैसा ही है, आई बात समझ में? लेकिन वो थ्योरी को अगर एक्सप्लेन, उसी थ्योरी में सारा कैलकुलेशन, अगर वो थ्योरी फंडामेंटल पार्ट अगर क्लियर हो जाएगा आपका तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी किसी भी टॉपिक को मगिंग करने की टेंडेंसी मत करना है कि इसको लर्न कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, नहीं। तो लॉजिकल अप्रोच से चलना, लॉजिकल अप्रोच से चलोगे तो साइंस बहुत इजी लगेगा और देखना आप में परफेक्शन भी आएगा। लॉजिकल अप्रोच नहीं लोगे तो एक क्वेश्चन बना लोगे लेकिन दूसरा क्वेश्चन पे जाके क्या होगा, फिर आप ट्रैप होगे। ठीक, तो सर लॉजिकल अप्रोच लेना। तो मैं सुनो बता क्या रहा हूँ। देखो, अगर आप कहीं पे मार्केट में जाते हो, अगर आपको बोलते हैं कि मम्मा कि आपको 1 डजन 2 डजन 3 डजन, तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि 1 डजन में कितना पीस होता है, 12। अगर बोलते हो कि विराट कोहली ने 45 या 46 सेंचुरी या 50 सेंचुरी मारा, तो आपको पता नहीं एक सेंचुरी में कितना रन होता है, 100। आपको पता है ये? तो ये बेटा आप 12 पीस को 1 डजन बोलते हो, ये एज्यूम किए हम लोग, डिस्कवर्ड नहीं किए। कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवर लैब में नहीं किया कि 12 पीस इक्वल टू 1 डजन, ऐसा नहीं किया, वो एज्यूम किए। मतलब जहां भी मेजरमेंट्स का बात होता है ना, जो मेजरमेंट्स होता है जैसे 1 kg 2 kg वट एवर द वैल्यू, ऑल द मेजरमेंट्स हैव एज्यूम। ये क्या किया हम लोग, बता दो मेजरमेंट्स क्या किया आपने? अच्छा ठीक है, अब बताइए तो मेजरमेंट्स आपने क्या किया बेटा? एज्यूम किए। साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि मान लो एक लैब में आप काम कर रहे हो या कंपनी में कोई काम कर रहे हो, आप अमोनिया के फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हो आप। क्या लगता है आपको कभी कस्टमर कोई ऑर्डर देगा आपकी 2 मॉलिक्यूल मेरे को अमोनिया लेते आना? ऐसा कोई ऑर्डर देगा? बोले देख भाई तुम उस फैक्ट्री में काम करते हो, ऐसा करना कि 1200 मॉलिक्यूल अमोनिया मेरे पास लेके आ जाना, ऐसा करोगे? नहीं होगा। आप क्या ऑर्डर दोगे कि 1 kg लेके आना, 1 ग्राम लेके आना, 2 ग्राम लेके आना, ये वॉल्यूम के टर्म में बोलोगे या तो मास के टर्म में बोलोगे? इट मीन्स जब केमिस्ट्री में हम लोग माइक्रो लेवल पे वर्क करते, वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो लेवल, बिकॉज इन द केमिस्ट्री whenever you have to show the reaction, जब भी एक रिएक्शन को शो करोगे तो वहां पे मॉलिक्यूल एटम का जो बात करो, दैट इज द माइक्रो वर्ल्ड है बेटा। वो माइक्रो, माइक्रो एक ऐसा वर्ल्ड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी आता है। एटम्स मॉलिक्यूल क्या होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, माइक्रो पार्टिकल्स होता है। तो बेटा माइक्रो पार्टिकल्स को काउंट करना, कैलकुलेशन करना, इज इट वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर यू। तो डेफिनेटली वहां पे क्या करेंगे, एक हम लोग एजम्पशन लेंगे। तो साइंटिस्ट ने वहां पे इंटरनेशनल इन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी ने वहां पे एक एजम्पशन लिया कि आप 1 एवोगाड्रोज नंबर का जो भी पार्टिकल्स होगा, 1 एवोगाड्रोज नंबर का जो भी पार्टिकल्स होगा, दैट पार्टिकल यू हैव टू एज्यूम द 1 मोल। मतलब 1 मोल में आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स कर दिए,
वट एवर द नंबर ऑफ पार्टिकल, मान लो कि मैंने 10 पार्टिकल ही फिक्स किया, 1 मोल स्टैंड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब दैट डिफरेंट ऑफ पार्टिकल डेफिनेटली हैव द डिफरेंट मास. अब दैट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल अगर गैस होगा तो डेफिनेट हैविंग द डिफरेंट वॉल्यूम. At that definite particle, if the each particle carries the charge, the definite number of particle must have the some definite amount of charge. मतलब एक ऐसा कलेक्शन पे जा रहे हो जहां पे हम लोग एक डिफाइन, एक एज्यूम करने जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर थिंग्स को, पर्टिकुलर पार्टिकल्स को यू हैव टू एज्यूम द 1 मोल. अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम, दैट स्टैंड फॉर द 1 मोल मींस कैल्शियम मींस 1 मोल विद डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स. If I'm talking about the 1 mole of sodium, if I'm talking about the 1 mole of aluminum, if I'm talking about the 1 mole of sulfur, if I'm talking about 1 mole of magnesium, all these 1 mole of elements contain the same number of atoms. Because मैंने क्या बोला, 1 मोल. आप 12 पीस ऑफ बनाना बोलो, ये 1 डजन बनाना मीन्स 12 पीस, 1 डजन ऑफ एप्पल मीन्स 12 पीस, 1 डजन ऑफ मैंगो मीन्स 12 पीस. These are the three are different varieties of fruits, but same number of fruits equal to 1 dozen. तो सिमिलरली क्या लिए, कैल्शियम 1 मोल, एल्युमिनियम 1 मोल contain the same number of atoms, but mass of one atom of calcium, mass of one atom of aluminum are different या same? Different. It means 1 mole of calcium having different mass compared to the 1 mole of aluminum. 1 mole of sulfur having different mass compared to 1 mole of magnesium. But one common things among them, then 1 mole of these all elements contain the same number of atoms. आई बात समझ में? अगर मैं 1 मोल CO2 का बात करेंगे तो CO2 इज मॉलिक्यूल नॉट एटम. तो 1 मोल CO2 स्टैंड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. 1 मोल ऑफ वाटर स्टैंड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑफ ओजोन स्टैंड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस स्टैंड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आई बात समझ में? तो हम लोग एक ऐसा पार्ट पे जा रहे हैं जहां पर लोग एक कन्फाइन कर लिया अपने आप को कि कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, 1 मोल. आप सारा कैलकुलेशन होगा बेटा 1 मोल. अब एक काम करो, एक लेट कर लो कि 10 पार्टिकल स्टैंड फॉर द 1 मोल, लेट कर लो 10 पार्टिकल स्टैंड फॉर 1 मोल. द 2 पार्टिकल स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1/5, 0.2 मोल्स. आई बात सिंपल थ्योरी है कि अगर मान लो कि एक मोल्स में एक कितना पार्टिकल्स अगर पता चल गया तो फिर हाफ मोल में कितना होगा, 0.2 मोल्स कितना होगा, 1.5 मोल्स कितना होगा, सारा कैलकुलेशन चल जाएगा. और एक मोल का कुछ ना कुछ तो मास होगा. तो एक मोल मान लो कैल्शियम का मास मेरे को पता कि 40 ग्राम्स है. 1 मोल ऑफ कैल्शियम स्टैंड फॉर द 40 ग्राम. इफ आई नो then what should be mass of 0.1 gram, 0.1 mole, 0.1 into 40. What should be the mass of the zero, what should be the mass of 0.05 mole, 0.05 into 40. Means anyhow आप हमेशा याद रखना कि अगर moles particles होगा, that particles also stand for the moles. Mass देगा, mass also can be converted into moles. Volume देगा तो volume also converted into moles. अगर मान लो कि volume देके mass पूछेगा तो first you have to convert mole then mole to mass. अगर मास देगा आपको, वॉल्यूम पूछेगा तो मास को कन्वर्ट करोगे मोल्स में, फिर मोल से क्या लाएंगे बताइए, वॉल्यूम. अगर आपको मास देगा, नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो मास को कन्वर्ट करोगे मोल्स में, मोल से लेके चले जाओगे नंबर ऑफ एटम्स में. और 1 मोल आपका रेफरेंस पॉइंट फिक्स है. जितना भी फॉर्मूला लाएंगे सब यूनिटी मेथड से, जो भी फॉर्मूला लाएंगे सारा फॉर्मूला 1 मोल के रेफरेंस में होगा. कर लेंगे. तो यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में. सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट. ये थोड़ा 9th-10th में आपने पढ़े होंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा इसमें. ठीक. After the completing the mole concept, I will enter in the laws of chemical combination. Right. अनुष्का समझ में आ रही है ये बात जितना बोला मैंने अभी तक? हाँ सर. ओके. तो ये आपको वो जितना थ्योरी बताया सब मैं लिखूंगा अभी. अनन्या आप भी देखना यहाँ पे, पहले मैं टॉपिक कवर करूंगा मोल कॉन्सेप्ट. ठीक. उसके बाद में जाऊँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो सब बताऊंगा बाद में. एनसीईआरटी में जाओगे तो पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही दिया डाल्टन पार्टनर्स का, तो वो मैं बाद में बता दूं. थर्ड में बताऊंगा आपको क्या, देखो थर्ड पढ़ाऊंगा आपको.
थर्ड के बाद जो बताऊंगा, थर्ड के बाद देखना यहाँ पे, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद आएगा, तो उसके बाद आएगा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री बताएंगे। फोर जो बताऊंगा आपको, कंसंट्रेशन यूनिट्स। सॉल्यूशन जब जाएंगे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यूनिट्स पे वर्क करेंगे हम लोग। आपने जैसे पढ़ा होगा मोलरिटी होता है, तो वो सब पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन यूनिट। फिफ्थ पढ़ाऊंगा आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। दैट इज concept of equivalent mass, equivalent weight. First, let me complete the all this topic one by one. फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सेग्रेट कर दूंगा, जेई एडवांस के लिए कहाँ तक जाऊंगा, जेई नीट के लिए कहाँ तक रहूंगा। लेकिन ये बेसिक पार्ट से, ये बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, देन आई विल कंप्लीट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्टोइकियोमेट्रिक, कंसंट्रेशन यूनिट्स, लॉज ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये टॉपिक सब बताएंगे आप। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करो मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वन मोल? ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ रहा मैं, व्हाट इज मोल? MOL लिखो या MOLE लिखो, दोनों सही है। आई एम टॉकिंग विद द टू टॉपिक, व्हाट इज वन मोल और व्हाट इज मोल। तो पहले मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब सीधा बोलोगे, कलेक्शन ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कई बात समझ में? अगर आपसे बोलेगा मोल क्या है, तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बोलेगा आपसे कि क्या पार्टिकल क्या हो सकता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। हम तो फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है। केमिस्ट्री में पार्टिकल क्या हो सकता है, खुद से बताइए। मॉलिक्यूल्स हो सकता है आपका। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स क्या हो सकता है आपका? आयंस हो सकता है। केमिस्ट्री में ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है आपका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकता है। अब वी नो द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। So we are talking about the particle, atoms, molecules, ion and subatomic particles. राइट, यहाँ पे मैं बॉल का बात नहीं करूंगा, क्रिकेट का बात नहीं करूंगा, वो पार्टिकल मेरा केमिस्ट्री का पार्ट ही नहीं। केमिस्ट्री का पार्टिकल कौन है आपका? एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। राइट। तो ये पार्टिकल्स आपका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर पार्टिकल्स इज स्टैंड फॉर द मोल। तो हाउ मेनी पार्टिकल्स? वन मोल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स exactly as the number of atoms in 12 gram of C12. One mole stand for
number of particles. And these particles may be atoms, molecules, ions, subatomic particles. The number of particle exactly as the number of atoms in the 12 gram of C12. कार्बन का आइसोटोप्स होता है, साइंटिस्ट ने रेफरेंस लिया C12, बोलोगे C12 क्यों होगा, तो C12 कार्बन का स्टेबल आइसोटोप्स होता है, C14 क्या होता है, अनस्टेबल, और C12 क्या होता है, स्टेबल होता है। और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स होता है कि वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे इजीली आप फाइंड कर पाओगे। इसलिए ने साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन को एक रेफरेंस लेके चला। अगर आप बोलोगे नहीं कार्बन मेरे को लेना नहीं, ऑक्सीजन 16 लेके चलना था, करो कोई दिक्कत नहीं है आपका। आप तो गैस को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा चैलेंज होगा, आप कोई सॉलिड स्टेट में तो उसको आप इजीली कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे। इसलिए साइंटिस्ट ने कार्बन को एक रेफरेंस लेके चला। और ऐसा कोई मूड पॉइंट नहीं होता, ऐसा कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं होता कि कार्बन लेके अलावा दूसरा करते थे क्या होता, तो फिर भी कंक्लूजन वही होता, फिर भी कंक्लूजन आपका वही होता। मैं सारा प्रूफ करके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन ही लेके सारा कंक्लूजन आ गया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनदर एलिमेंट्स, दैट एलिमेंट शो द आइसोटोप्स, यू आर गोइंग टू टेक द स्टेबल आइसोटोप्स, तो आपका सारा कंक्लूजन वही होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एजम्पशन है ये आपका। 1 kg मास एज्यूम किए हम लोग। 1 kg को यू कैन कन्वर्ट इनटू द 100 kg, 5 kg, 10 kg, हाफ kg, जो भी करना है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मास यूनिट्स है वो आपको 1 kg इंट्रोड्यूस किया। आई बात समझ में। तो जो भी माइक्रो पार्टिकल्स आप मार्केट में लेने जाते हो, शुगर जो भी सॉल्ट है, तो आप किस में लेते हो, केजी में लेते हो। तो ये तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपका ये। तो केमिस्ट्री में फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को बोलते हैं मोल। केमिस्ट्री में एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होता है जो यूनिट के थ्रू हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे, तो उस फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को बोलते हैं मोल। केमिस्ट्री में अगर वो कोई बोलेगा कि मेजरमेंट्स करेंगे तो किस में करेंगे, तो बताइए आप किस में करोगे, मोल्स में। इज इट क्लियर। तो देखो मोल कंसेप्ट में लिखा था, मोल्स में मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली है। देखो छोटा छोटा लेंदी डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है आपका। अब याद रखो, एक लाइन याद रखो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द 12 ग्राम ऑफ C12, राइट। फिर मैंने बोला कि व्हाट इज द वन मोल, व्हाट इज द मोल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड सब एटम्स, ठीक। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे देखो एक चीज क्या ऑब्जर्वेशन है इनका, कि ये 12 ग्राम जो लिए, 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेन 6.022 इंटू 10 का 23 एटम्स। अब बता दो, मीन्स दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टैंड फॉर वन मोल। मैंने क्या बोला, वन मोल स्टैंड फॉर द नंबर सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द 12 ग्राम ऑफ C12। A 12 gram of C12 contain the 6.022 into 10 to 23 atoms, means same number of particles of other substance also stand for the one mole। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रोस नंबर। बेटा अगर बोलेगा कोई एवोगाड्रोस नंबर Na से रिप्रेजेंट किए, तो एवोगाड्रोस नंबर का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर स्टैंड फॉर 6.022 इंटू 10 to 23। एवोगाड्रो में 6.022 इंटू 10 to 23। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि एक मोल में कितना पार्टिकल्स आने वाला आपका, वन एवोगाड्रो। शॉर्ट में बोल लो, उतना क्यों बोलोगे, 6.1 एवोगाड्रो बोल दो, कि एक मोल में कितना पार्टिकल्स आपके पास होगा, वन एवोगाड्रो नंबर। अगर मैंने आपको कैल्शियम 1 मोल दिया, इट मींस हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी एटम्स, वन, वन एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं 2 मोल कैल्शियम बोलेंगे तो हाउ मेनी एटम्स यू हैव, 2 एवोगाड्रो नंबर, 2 Na कर देंगे। वी नो द वैल्यू ऑफ Na, Na स्टैंड फॉर द वन एवोगाड्रो, Na स्टैंड फॉर द वन मोल, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, कंक्लूजन आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज जो लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना क्या होगा। 1 mole stand for 1 mole stand for 6.022 into 10 to 23 particles. 1 mole stand for
इक्विवेलेंटली, क्योंकि आप खुद से बता दो, मास को वॉल्यूम से इक्वल नहीं ना कर सकते हो आप। मास अलग चीज है, वॉल्यूम अलग चीज है, तो डायमेंशनली तो दोनों अलग है, तो दोनों को इक्वल तो नहीं कर सकते हो आप, तो इसीलिए इक्विवेलेंट का साइन ले रहा हूँ। तो देखो, 1 मोल स्टैंड फॉर द वेट ऑफ 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास। तो नाउ टेल मी, इसी का भी मोलर मास बोलेंगे तो इट मींस कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वन एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब ये बता दो, अगर गैस होगा तो वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट रुको करो, ठीक। तो उसको आगे जाके मैं उसको फार्मूला यूनिट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, फार्मूला यूनिट्स में आगे पढ़ूंगा। फार्मूला यूनिट्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी एक पार्टिकल्स में जनरलाइज करने दो आप। आफ्टर दैट आई विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मूला यूनिट्स। जो एनसीईआरटी में लिखा है फार्मूला यूनिट्स क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी आप पार्टिकल्स में चलने दो। तो वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 गैसियस पार्टिकल्स। नॉट टेल मी, कैल्शियम का पार्टिकल तो गैसियस फेज में नहीं होगा, तो कैल्शियम तो कभी गैस में नहीं आता। लेकिन आप खुद से बता दो, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम नियॉन आर्गन हो गया, दीज आर द गैसेस, तो इसमें गैसेस पार्टिकल्स आएगा। The collection of this number of gaseous particles also stand for the 1 mole. A volume occupied by that particle also stand for volume 1। आई बात समझ में? तो देखो बेटा अब क्या होता है। अब ये जो थ्योरी है ना, इसी को थ्योरी को देखना, पूरा डिस्पर्स करके सबको कोरिलेट करते चले जाएंगे। मतलब थ्योरी आपका एक ही है, ये जो लाइन लिखा है ना बस यही थ्योरी है। अगर बेटा इसको कोरिलेट कर लोगे ना तो फिर मोल कंसेप्ट का ये पार्ट आपका कंप्लीट। देखो क्या, 1 मोल स्टैंड फॉर द डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल स्टैंड फॉर द डेफिनेट मास, 1 मोल स्टैंड फॉर द डेफिनेट वॉल्यूम। तो फिर तो सारा कैलकुलेशन इसी में है आपका। 1 मोल तो मेरे को पता चला 1 मोल होता है क्या, राइट। तो मोल में आप चीज याद रखना, यहाँ पे लिख लो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अगर कोई बोलेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, तो क्या बोलोगे आप? फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं सिविक्स में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स होता है हम लोगों का, तो वैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? मोल। अब एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कर ली कॉपी? अब देखो, ये मैग्नीशियम मैंने लिया 12 Ia24। वी नो दैट दिस वन द एटॉमिक नंबर, अब वी नो दिस वन इन द मास नंबर। पता आपको ये क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? मास नंबर। आपको भी पता है एटॉमिक नंबर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल स्पेसीज का बात कर रहा हूँ। अब मास नंबर इंक्लूड द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब कहाँ होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का होता है न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर काटता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को कौन देखा? कोई नहीं। वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स में, इफ द पार्टिकल्स हैविंग द वेव नेचर, तो उसको कोई नहीं देखा। वो जो आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ के आए ना 9th-10th में, वो आपका अर्लियर मॉडल है। 9th-10th में जो पढ़ के आया हुआ इलेक्ट्रॉन्स बोर्स मदर जो पढ़ के आया हुआ आप लोग थोड़ा मोड़ा, वो सब अर्लियर मॉडल है। इलेक्ट्रॉन को किसी प्लेन पे, इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सिस पे आप बता ही नहीं पाओगे। वेव नेचर जो होता है, वेव नेचर होता है, उसको किसी प्लेन पे किसी एक्सिस पे आप नहीं ला सकते हो। यहाँ से एक रेडिएशन आ रहा है, आप कोई प्लेन को एक्सिस बोल सकते हो आप? नहीं।
उसका तो पूरा 3D होता। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन को किसने देखा? कोई नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन में क्या होता? वेव नेचर। कर लेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग, कहाँ पर उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। लेकिन 100% एक्यूरेसी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल ही नहीं सकते हो। स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़ना बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये सब। आई बात समझ में? तो ये मोल्स में आपने देखा यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास नंबर, तो वो लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट। आप देखो यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम स्टैंड फॉर 6.022 into 23 एटम्स। हो गई। हम्म। ये जब कोई एलिमेंट जाता है ना बेटा, ये ए होता है, ये जेड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। और ये होता है आपका मास नंबर। आई बात समझ में? तो वो सब पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर बटन बताएंगे, आइसोडाइपर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सब बताएंगे। आइसोटोनिक क्या होता है बताएंगे आपको। अभी देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम्स? ठीक। मास नंबर कितना है इसका? तो देखो क्या करूंगा मैं, 24 ग्राम स्टैंड फॉर द मोलर मास। आप बताइए 24 ग्राम of मैग्नीशियम में कितना एटम्स है आपका? मतलब किसी को 24 ग्राम मैग्नीशियम से मारोगे तो कितना एटम से मारा आपने? कितना एटम से मारा बेटा? आप लाइफ में काउंट करते रहोगे, कभी इंट नहीं होने वाला। देख तो 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 23 को 6.03 में 2300 करते जाओ। आपने काउंटिंग सीखा होगा ना मैथ में। मेरे को कल बता देना कितना नंबर है वो। जीरो जीरो करते करते आप जो करते हो ना, ये 10 से स्टार्ट करते हो, 10, 100, 1000 ऐसे करते हो ना। तो ऐसे करके काउंटिंग आप सीखा ना, तो आप 6.02 को 10 का 23 एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके जितना जीरो आगे में आप जीरो सेट कर देना। उसका मेरे को कितना एग्जैक्ट फिगर है वो मेरे को बता देना। ठीक है? बता के देखना मेरा। अगर जिस दिन बता दोगे मैं उस दिन प्राइज दे दूंगा, बता देना। सीधा बोलता है ये कि ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है। अगर पर मिनट आप 10,000 से अगर पैसा खर्चा करोगे ना, तो पूरा लाइफ आपका चले जाएगी, लेकिन इतना पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो गॉड से कभी प्रे मत करना कितना दे दू। कभी मत प्रे करना, गॉड देंगे नहीं। गॉड बोलेंगे मेरा स्टॉक ही खाली हो जाएगा, मेरे पास है ही नहीं, इतना तो कहाँ से देंगे। ये सब मजे नहीं करना। तो ये जो दिखता है ना आपको, ये क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैंने पेंसिल उठाई है, कोई एलिमेंट्स होगा ना इसमें, तो एक ही मोल नहीं है, इसमें बहुत सारा मोल्स है। तो मोल जो होता है बहुत छोटा यूनिट्स होता है। आई बात समझ में? मोल्स होता है बहुत छोटा यूनिट होता है। तो आप 24 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। अब देखो यहाँ पे इसको मोलर मास बोले, इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे देखो, 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम फॉर स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? देखो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं बोला मैंने, 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम स्टैंड फॉर 1 मोल। प्रेजेंट में क्या होता है ना कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम एटम, मोल नहीं लिखेगा आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मोल आएगा। जैसे क्या होता है ना कि आप टाइम टू टाइम देखते हो ना कि आपका टेक्नोलॉजी चेंज होता है, वैसे क्या होता है कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन तो टाइम टू टाइम अपडेट आते रहता है। तो ग्राम एटम नहीं बोल रहा, 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला ग्राम एटम, ग्राम के साथ मैंने एटम ऐड कर दिया। तो ग्राम एटम स्टैंड फॉर मोल। आई बात समझ? ग्राम एटम स्टैंड फॉर मोल। और ये किसका बात कर रहा हूँ मैं? एलिमेंट का बात कर रहा हूँ ये। हम किसका बात कर रहा हूँ ये? एलिमेंट का बात कर रहा हूँ। एलिमेंट में प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होगा वो कौन होगा? आपका एटम होगा। हम एटम का बात करेंगे तो किसका बात करेंगे? एलिमेंट का। तो कैल्शियम इज योर एलिमेंट, एल्युमिनियम इज योर एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट्स है, आयरन आपका एलिमेंट्स है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स। CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो वो कंपाउंड का बात करेंगे, वहां पे मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे। एलिमेंट का बात करेंगे तो एटम्स का बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड का बात करेंगे तो आयंस का बात करेंगे। Right? Right now I'm talking about the element. It means element stand for the number of atoms.
How many atoms of any element stand for 1 mole? 1 Avogadro's number. Whatever the mass of that atoms stand for the 1 mole. A 1 mole mass is called molar mass. What is the molar mass of magnesium? 24 grams. Right. So we know the molar mass of magnesium 24 grams. We know the 124 gram of magnesium contain the how many number of atoms. तो डेफिनेटली अगर मैं किसी भी एलिमेंट को अगर कोरिलेट करूंगा तो सेम कोरिलेट होगा. जैसे एक और बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे एल्युमिनियम लेते हैं हम लोग. ये क्या होता है आपका 13, ये क्या होता है 27. आप मेरे को जल्दी से बताओ, एक मोल में कितना एटम्स होगा आपका? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. 1 mole of aluminum contain how many atoms? Avogadro's number of atoms. A 1 mole of aluminum stand for how many gram? सर के ऊपर देख रहे हो ना, जितना नंबर होता है उसी को ग्राम में रख दो. कितना सिंपल है. मास नंबर इन ग्राम, दैट इज द मोलर मास. लिख देता हूं मैं, लिख लो. देखो मैंने क्या लिखा. फॉर एन एलिमेंट, मोलर मास दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. इट इज एटॉमिक मास इन ग्राम. अब आई बात समझ में. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर ग्राम में बोलोगे तो क्या बोलोगे आप उसको? क्या बोलोगे आप? सिंपल थ्योरी में बता रहा हूँ. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे दैट इज स्टैंड फॉर ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास स्टैंड फॉर 1 मोल. राइट. अब बताइए तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल? हाउ मेनी ग्राम? समझ में आई बात. कैल्शियम जाएंगे 2040 होता है. बताओ बेटा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स? अब देखो यहाँ पे अनुष्का, देखो यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम स्टैंड फॉर द 40 ग्राम. अब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑल्सो स्टैंड फॉर द 27 ग्राम. Now these two elements having the same number of atoms या different atoms? Same. लेकिन दोनों डिफर कहाँ पे कर रहा है? मास में. एक का 1 मोल कितना आपका 40 ग्राम, एक का 1 मोल कितना आपका 27 ग्राम. अगर मैं आपको 1 मोल कैल्शियम देंगे, 1 मोल आपको एल्युमिनियम देंगे, अगर उसको वेट लोगे तो दोनों का मास क्या होगा? डिफर करेगा. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम देंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम देंगे, दोनों का वेट करेंगे तो दोनों में क्या होगा? डिफरेंस आएगा. बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स. आई बात समझ में. ये किसका बात किया मैंने? एलिमेंट का. कंपाउंड पे वर्क नहीं कर रहे, किस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग? एलिमेंट्स पे. अब बताइए तो यहाँ पे 1 मोल कितना हो जाएगा इसमें? मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बताइए? बताओ आर्यन, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा कैल्शियम का? 40 ग्राम. सर 40 ग्राम्स. तो 40 ग्राम में कितना आइटम्स होगा? 40 ग्राम में बताइए. अनुष्का बताओ. 40 ग्राम. नहीं 40, यस. 40 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कंटेन हाउ मेनी एटम्स? N number of atoms. गुड. एवोगाड्रो नंबर, राइट. अगर मैं 20 ग्राम देंगे तो कितना आइटम्स हो जाएगा उसका? हाफ. राइट. हाफ हो जाएगा. अब एक काम करो, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. ऐसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स इन 3.2 grams of सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32. 2.7 kg of एल्युमिनियम
1.2 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेशन करो, मेरे को बताओ आप लोग को। एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप सही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं। देखो, ये सब सिंपल था, ये कर रहे हो आप, सही करो। देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ मैं, देखना आपको। नंबर ऑफ मोल्स सही है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ग्राम एटॉमिक मास से, ये मास आ जाएगा कि नहीं? आप मास को अगर डिवाइड कर दोगे ग्राम एटॉमिक मास से, डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम एटॉमिक मास स्टैंड फॉर द मास ऑफ वन मोल। फिर देखो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप Na से, तो क्या मिलेगा बेटा? नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स को अगर डिवाइड कर दोगे आप किससे? एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या मिलेगा आपको? देखो सिंपल है कि नहीं? देखो जितना भी मैंने कैलकुलेशन किया ना, ये फॉर्मूला जो भी लिखा ना, ये सब यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है, सब एक ही फंडा पे बेस्ड है, वन मोल। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था सबका? मास दिया था। मास से फाइंड क्या करना था आपको? मोल्स। तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स अभी भी जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जब जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास, दैट मच शुड बी इन ग्राम या नॉट ग्राम? इन ग्राम, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? ये मोलर मास। गिवन मास को अगर डिवाइड करोगे ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास से, तो क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स या गिवन नंबर ऑफ एटम्स। गिवन नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करोगे बेटा एवोगाड्रो नंबर से, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ एक चीज आपको, आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, तो देखना सब कुछ एक सिमिलर मिलेगा आपको। आप अल्टीमेटली कंक्लूजन लेके जाओगे, यो वन मोल स्टैंड फॉर वन एवोगाड्रो नंबर, उसी पे सब कुछ based है। चेक कर लो आप। सर थर्ड का आंसर क्या था? थर्ड का आंसर बता रहे हैं। अच्छा ये बता दो, ये जो फॉर्मेट मैंने बताया, अनुष्का पंडित बताइएगा, ये जो फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट में कंफ्यूजन नहीं है आपको? फॉर्मेट क्लियर है सबको? मैंने जो बॉक्स बनाया, फॉर्मूला जो भी लिखा, ये समझ में आ गई सबको आपको? कोई दिक्कत नहीं? चलो ये ठीक, लिख लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। अगर कहीं पे मास देगा तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करो? तो मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, बट योर मास शुड बी इन ग्राम, बिकॉज यू आर टेकिंग मोलर मास इन ग्राम। ग्राम को ग्राम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? यूनिट लेस होता। मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। आई बात समझ में? क्योंकि मोल्स ऑलवेज रेफरेंस से आया, और रेफरेंस का कभी यूनिट नहीं होता, रिलेटिव नंबर का कभी यूनिट नहीं होता। क्योंकि मोल्स क्या होता है? गिवन वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम। मोल्स क्या होता है? गिवन एटम है, नंबर वन मोल्स नंबर एटम्स, तो क्या होगा? कभी आपको लगता है कि यूनिट्स आएगा? नो, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। अब देखो उसमें क्या था, मैंने फर्स्ट जो लिया था सॉल्यूशन जो किया था उसमें, उसमें कितना ग्राम लिए थे? 3.2 ग्राम क्या था आपका? सल्फर। वी नो दैट वन मोल सल्फर स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स? 32 ग्राम।
क्योंकि मेरे को पता है कि सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32। तो देखो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बोलता है कि गिवन मास बाय मोलर मास 0.1। फिर मेरे को फाइंड करना था नंबर ऑफ एटम्स। द नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, number of moles into Avogadro's number, because we know the one mole stand for how many atoms, so that mole stand for how many atom into Na। तो बताइए आपका क्या होगा 0.1 इंटू क्या करेंगे 6.22 इंटू 10⁻²3, ये वैल्यू आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻²2। हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करोगे। साइंटिफिक नोटेशन होता है कि वैल्यू जो होना चाहिए डेसिमल के लेफ्ट में हमेशा 10 से लेस डिजिट होना चाहिए। आप 1 से लेके 1.1 से लेके 9.99 तक पुट कर सकते हो, 10 नहीं होगा। एक्सपोनेंट आप देखो यहाँ पे 0.1 लिए तो ये एक्सपोनेंट -1 होगा, और बेस सेम है तो क्या होगा +23 -1 करेंगे तो क्या होगा 22 निकल के आ जाएगा। कर लेंगे ये, तो ये नंबर ऑफ एटम था। सेकंड जो था आपका, देखो सेकंड क्या था चेक करना, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना था बेटा 2.7 kg, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एटॉमिक मास कितना होता है 27, ये वैल्यू आएगा 1 इंटू 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब 2। राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा चेक करो, 1 इंटू 10⁻² इंटू क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻25। कर लेंगे। थर्ड जो था देखना आप, नंबर ऑफ मोल्स। बताइए गिवन मास कितना था, टेल मी। 1.2 मिलीग्राम था, उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। वी नो द मोलर मास ऑफ द एल्युमिनियम ये था मैग्नीशियम 24 होता है ये। राइट। आप 24 जाओगे तो वैल्यू जैसे जाओगे तो देखना यहाँ पे -4 करेंगे 2 करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁴ करेंगे, देखो क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा कि नहीं, चेक करो। देखो ये 1.2, तो 1.2 को 12 इंटू 24 करोगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, और ये 12 को इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 मतलब 0.5, फिर 0 को 5.0 करोगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा। आई बात समझ में। आपका ये हो जाएगा 10⁻⁵। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा बेटा बताओ। अब बताइए माइनस एक्सपोनेंट है तो 5 उससे लेस कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो देखना है क्या हो जाएगा, ये 0 1, फिर 0, ये क्या हो जाएगा आपका, देखना है यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इसको 0 करोगे 1, फिर 1, सर थ्री फिर पॉइंट वन वन इंटू 10⁻19। 20 के करीब आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 20 -9 किधर जाएगा आपका -18। तो -80 को क्या करोगे 3.0110 कर देंगे इंटू 10 करोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दो 17 आ जाएगा। सर पॉजिटिव 18 रहेगा ना। नहीं नहीं 18 था ना वो, अच्छा पॉजिटिव में रखेंगे उसको। अब पॉजिटिव में रखेंगे तो उसमें एक और एक्सपोनेंट बढ़ा दो तो 19 आ जाएगा। ये था आपका आंसर। तो आप सिंपल बता दो अभी तक मैंने किस पे वर्क किया, एलिमेंट पे वर्क किया या कंपाउंड पे। एलिमेंट पे। हम्म। क्या होगा यहाँ पे देखो, ये 30 है, 30 को 3.0 करोगे तो इंटू 10 का 1, इंटू 10 का क्या आपका 18, तो ये बेस सेम करेंगे तो 18 + 1 कितना होगा 19। आई बात समझ में। वो अगर 0.30 रहता ना तो 17 आता, क्योंकि डेसिमल को आप किधर लेके जा रहे हो लेफ्ट, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, और डेसिमल को कहाँ लेके जाओगे राइट, तो एक्सपोनेंट क्या होगा डिक्रीज होगा। राइट।
राइट लेके जाएंगे तो निगेटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा, निगेटिव एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो नीचे चला आएगा। कर लेंगे। जैसे आपने क्या क्या देखो, आप क्या करते हो 0.003, तो आप क्या लिखते हो उसको सेंटीमीटर 3 × 10⁻²। अगर आपके पास 300 रहता है तब क्या लिखते हो 300 × 10⁻, क्या लिखते हो 10⁻²। अब उसमें आपका देखो ये 30 था आपका, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। ये 30 था आपका। आप 30 को क्या करना था 3.0 करना है आपको। तो 3.0 करेंगे तो फिर 10 का क्या लेंगे 1। इधर क्या था 10 का 20, ये 18, तो ऐड करोगे तो कितना होगा 19 नहीं आ जाएगा। आई बात समझ में। हाँ, अगर आप डेसिमल मान लो कि राइट लेफ्ट लेके जा रहे हो ना, एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो और भी ऊपर चला जाएगा वो। देखो ये क्या था आपका 30 था, ये 110 था। 30 को 3.011 करेंगे, इंटू 10 करेंगे आप। इंटू क्या था 10 का 18 था। तो ये 10 का एक्सपोनेंट कितना है 1। इसका 10 का एक्सपोनेंट क्या है 18। बेस तो सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो क्या होगा 19 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 + 18 क्या होगा 19। आपका ये क्या होगा 3.0010 रहेगा, इंटू 10 कर क्या करेंगे 9। आई बात समझ में। आप ये डेसिमल को किधर लेके गए, राइट या लेफ्ट। लेफ्ट गए ना, तो लेफ्ट गए इसका मतलब क्या होगा ये इंक्रीज होगा। अगर राइट लेके आते इसका मतलब क्या होगा, इधर से आप 10 निकाल के आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ना, क्योंकि 30.001 है। मान लो 30.01 है मान लो कहीं पे, इंटू 10 का 5 आई है। आप क्या ले सकते हो 30.1 करोगे तो 10 का 4 हो जाएगा ना वो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर उधर हम लोग 3 पर जाएंगे तो फिर 10 को क्या करोगे, फिर एक्सपोनेंट को उधर 1 ऐड कर दोगे। कर लेंगे। तो ये क्या था नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लोगे। ये बता दो, ये क्लियर हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करोगे। चलो ऑनलाइन जितना बच्चे बोलो समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक मूव करूंगा। हाँ सर। हाँ सर। देखिए होता क्या है, ये बेसिक पार्ट है, ये सब बेसिक पार्ट है। इसमें आप बहुत इंटरेस्ट होगे नो डाउट, क्योंकि ना इंटेंस पार्ट क्या है ये, एकदम मजा आएगा आपका। लेकिन जैसे ही जाएंगे इक्विवेलेंट के कंसेप्ट पे, उसके बाद आएगा यू टर्न, उसमें भी मजा आएगा नो डाउट। पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है मेरे को बताओ दोस्तों। कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी करो पढ़ना पड़ेगा। हाँ स्पोर्ट्समैन बनोगे तो गिना चुना तो स्पोर्ट्समैन होता है, उसमें तो और भी कंपटीशन टफ है। उससे बेटर है कि पढ़ाई करके कहीं भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ ना, लाइफ टाइम आपका इनकम भी चलती रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। तो सबसे बेस्ट तो ये है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं दुनिया। पूरे इंडिया में इससे बेस्ट कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई से बेस्ट कुछ है ही नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट है। अगर दिमाग में आता होगा कि डीजे बनूंगा तो वो सब निकाल देना दिमाग से। पढ़ाई कर लो, किसी कॉलेज में जाना, उसका डीजे बनना तो मजा आएगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए ये अब देखो क्या होता है एक चीज, रिलेटिव एटॉमिक नंबर, ये सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है सुनो। वैसे आप क्या होता है ना कि बोलते हो ना कि मास नंबर एटॉमिक नंबर बोलते हो ना, आप किसी का मास नंबर क्या बोलते हो 24 बोलते हो, तो कुछ यूनिट्स आप लेते हो उसमें। नो, यूनिट नहीं लेते हो आप। रिलेटिव एटॉमिक नंबर क्या होता है सुनना, ये रिलेटिव एटॉमिक नंबर होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे उसका मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड विथ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम
of C12. How about the mass of one atom if you are going to express in gram? A 1/12 part of mass of one atom of C12 that you are all going to express in the gram. तो बेटा ग्राम ग्राम तो कैंसिल होगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कुछ यूनिट्स होगा आपका? नो। तो एल्युमिनियम का अगर मान लो 27 बोलते हो मास, तो आप क्या बोलते हो? रिलेटिव एटॉमिक मास है वो। क्या है वो बताओ? रिलेटिव एटॉमिक मास। उसी 27 को अगर 27 ग्राम कर दोगे तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज स्टैंड फॉर 1 मोल, दैट इज स्टैंड फॉर 1 मोल। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या ये? और एक चीज आप सिंपल बताओ तो, कार्बन में न्यूक्लियॉन्स होता है, कार्बन में न्यूक्लियॉन्स होता है। कार्बन जो 12 होता है, कार्बन 12 जो लेते बेटा देखना है, कार्बन 12 जो होता है उसमें 6 और 12 होता है। कार्बन के न्यूक्लियस में जाएंगे तो 6 न्यूट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है। पता है आपको? किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम को अगर पकड़ोगे ना, तो एटम्स में जनरली वी नो दैट द ऑल एटम्स कंटेन द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन में नहीं मिलता। हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रोटियम। हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, राइट? इस हाइड्रोजन प्रोटियम छोड़ के हाइड्रोजन का कुछ भी आइसोटोप्स लो या किसी भी एलिमेंट पे चले जाओ, तो आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। आपने 910 में थोड़ा पढ़ा भी होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास का आपने 10 के बाद 27 केजी में आपने एक्सपोनेंट लिया था, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपने -31 केजी में लिया था, राइट? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ही कंसीडर करते हैं हम लोग टू गेट द मास ऑफ द एटम। हम लोग किसके मास को इग्नोर करते हैं? इलेक्ट्रॉन के मास को। आई बात समझ में? तो आप खुद से सोचो कि कार्बन 12 हैविंग वी नो द 12 न्यूक्लियॉन्स, राइट? अब मैंने मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन को अगर 12 से डिवाइड कर दूंगा तो लिटरली यू आर गेटिंग द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। फिर से सुनो, कार्बन में होता है 12 न्यूक्लियॉन्स, अब मास ऑफ वन एटम में का एक एटम अगर कार्बन का बात करेंगे दैट कंटेन द 12 न्यूक्लियॉन्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, तो वन एटम कार्बन कंटेन द 12 न्यूक्लियॉन्स। 12 न्यूक्लियॉन का कलेक्टिव मास है मास ऑफ वन एटम। अगर मास ऑफ वन एटम को 12 से डिवाइड कर देंगे तो लिटरली यू आर गेटिंग द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। उसी को बोलते हैं 1 AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। लिटरली एटॉमिक मास यूनिट का मास होता है मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मे बी न्यूट्रॉन, मे बी प्रोटॉन्स, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन सेम होता है लगभग। न्यूक्लियन स्टैंड फॉर द न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी अदर एलिमेंट में तो चेंज होने वाला नहीं है, तो आप तो वही रहेगा। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन स्टैंड फॉर द किसी भी एलिमेंट में लेके जाओ। जैसे आप ऑक्सीजन 16 लेंगे तो वी नो द वन न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन 16 कंटेन 16 न्यूक्लियॉन्स, तो 1/16 कर दोगे। समझ में? 1 AMU। नाइट्रोजन 14 में कितना न्यूक्लियॉन्स होता है? 14। आप खुद से बता दो, मास ऑफ वन नाइट्रोजन 14 को अगर 1/14 कर देंगे तो लिटरली क्या निकल जाए? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो इसमें समझ में आ गया ना, AMU भी डिफाइन करने के लिए जाओगे तो किसी को भी डिफाइन कर दोगे आप। तो लिखो यहाँ पे एक चीज, मास ऑफ वन एटम of the element divided with 1 AMU. So 1 AMU stand for what? 1 AMU stand for the 1/12 part of mass of one atom of C12, but literally that indicate the mass of one nucleon. आई बात समझ में? तो कोई रूल ऐसा मैंडेटरी नहीं कि हम 1/12 भी हमेशा करेंगे, जैसा एलिमेंट वैसा डिनोमिनेटर। ऑक्सीजन लेंगे 16 पे वर्क करेंगे तो 1/16, नाइट्रोजन 14 पे वर्क करेंगे तो 1/14, सल्फर पे वर्क करेंगे तो 1/32, एल्यूमिनियम पे वर्क करेंगे तो 1/27। कर लोगे ये? अब देखो ये क्या दिखाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है तो बता दो। इट रिप्रेजेंट्स दैट
mass of one atom of an element how many times heavier than the mass of how many heavier than 1/12 parts mass of one atom of C12. मतलब आपको सिंपल बोल रहा है ये एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ देखो यहाँ पे सुनो लिखना बंद करो एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ लेट कर लो कि मेरे पास ये पेंसिल है मैंने इसको जूम किया 1 AMU तो मैं AMU लाया कहाँ से तो मास ऑफ कार्बन को मेरे को पता है कि एक एटम का मास क्या होगा एक एटम के मास को मैंने क्या किया 1/12 कर दिया दैट स्टैंड फॉर द 1 AMU अब मैंने क्या किया 1 AMU ले लिया और ये एक ले लिया वेइंग मशीन पे मैंने इसके मास को इसके मास से कंपेयर किया मैंने देखा इसका मास इसके मास से 20 टाइम्स हेवियर है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 20 राइट फिर मान लो कि मैंने दूसरा एटम ले लिया दूसरा कोई एलिमेंट का एटम लिया और फिर ये 1 AMU मेरे को डिफाइन किया हुआ है मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया मैंने देखा कि 100 टाइम्स आ गया तो इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा 100 अगर मैं कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 40 बोलूंगा इट मीन्स वन एटम ऑफ कैल्शियम 40 कैल्शियम 40 times heavier than 1/12 part of mass of one atom of C12 आई बात समझ में इसका कोई यूनिट होगा बताओ बेटा नो रिवर नो यूनिट नहीं उसको ग्राम में लेके चलेंगे ना उसको ग्राम में लेके चलेंगे एमयू दिए तो उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे उसको ग्राम में कैसे हाँ देखो कैसे चेंज करेंगे देखो लिख लो पहले देखो यहाँ पे सुनो 6.022 into 23 atoms of carbon 12 equal to how many gram बेटा बताइए कितना ग्राम बताइए ऑनलाइन बच्चे जो बताइए कि अगर इतना आइटम मैंने कैल्शियम 12 का लिया तो कितना ग्राम होगा सर 12 grams 12 ग्राम राइट तो बेटा 12 ग्राम कलेक्टिव मास ऑफ द वन एवोगाड्रो द नंबर ऑफ एटम्स एक एटम का कितना मास होगा अब बताओ ये जो मास होगा ये मास किसका मास है ये वन एटम ऑफ आप किसी का भी वन एटम का मास फाइंड कर सकते हो ना कैल्शियम का अगर वन एटम का मास बोलेंगे तो वी नो द 6.022 into 10 to 23 एटम स्टैंड फॉर द 40 ग्राम तो वन एटम स्टैंड फॉर 40 बाय एवोगाड्रो नंबर किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास है अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो लिटरली वो किसका मास निकल जाएगा वन एटम का आप बता दो आपको तो बोल रहा हूँ कि 1 AMU बोलो 1 AMU तो 1 AMU क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ ये है ना देखो मैंने बोला 1 AMU स्टैंड फॉर द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आपने C12 के एक एटम का मास क्या फाइंड किया था बेटा 12 Na फाइंड किया था कि नहीं ग्राम में अब बताओ 12 Na को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 12 से 12 पे कैंसिल हो रहा है कि नहीं बचा क्या 1/Na तो 1/Na रेसिप्रोकल टू एवोगाड्रो नंबर स्टैंड फॉर 1 AMU आई बात समझ में इसी को बोलते हैं एवोग्राम क्या बोलते हैं इसको हम लोग एवोग्राम रेसिप्रोकल एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड एवोग्राम एवोग्राम स्टैंड फॉर 1 AMU आई बात समझ में तो एमयू दैट इंडिकेट द डिफरेंट मास या नॉट डिफरेंट मास दैट स्टैंड फॉर द मास ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स 1 तो ये वैल्यू आएगा कुछ तो देखो ये 1.605 इंटू 10 का -24 ग्राम आप एक काम करो
आपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास पढ़ा होगा, देखो ये एक्सपोनेंट आता था कि नहीं, 1.662423 क्या आता था उसका, इंटू 10 का माइनस क्या था 24 था। ये समझ में आई बात ये। अब बताओ किसी में न्यूक्लियन 40 होगा तो ऑब्वियसली 1/12 का कितना टाइम्स होगा 40। किसी में न्यूक्लियन 27 होगा तो ऑब्वियसली 1 mu दैट इज 1/12 का पार्ट का कितना होगा 27 टाइम। किसी में अगर न्यूक्लियंस यू आर गेटिंग द 12, इट मींस 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से कितना एम्पियर होगा 12 टाइम्स। सही बात समझ में। तो आपने देखा यहाँ पे 1 mu स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम, 1 पॉइंट कर लेंगे। अब एक काम करो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, देखो तो मैं लिख रहा हूँ वो बोलना आप लोग, हो गई है किसी को कंफ्यूजन है इसमें। मैंने बोला मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, इज इट क्लियर। अब बताओ तो इसको 40 इंटू या 40 mu बोल सकते कि नहीं, या शॉर्ट में बोला जाता है u, 40 u बोल सकते कि नहीं हम लोग। 40 इंटू 1/Na है, अब 1/Na स्टैंड फॉर द 1 mu, तो 40 mu क्यों नहीं बोल देंगे हम लोग। अब बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर mu में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 मोल। सुनो फिर से बता रहा हूँ, रिलेटिव मास एटॉमिक मास को, relative atomic mass, if you are going to express in the AMU, that indicate the mass of one atom of that particular element. चेक कर लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सुनो 40 ग्राम किसका मास था वो 1 Na, 1 एटम का मास आपने क्या किया 40/Na, 1/Na क्या होता है AMU, आपने 40 mu लिख दिया था, किसका मास है 1 एटम का तो मास है वो, उसको आप 1 एटम के मास को एमयू में नहीं आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तो 40 इंटू क्या होगा 1.6605 इंटू 10 का माइनस 24 ग्राम। तो मैंने क्या किया था, ये जो आपका अमाउंट है इस अमाउंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया था क्या होता एएमयू। आई बात समझ में। तो कहीं भी किसी बुक्स में अगर एएमयू में एक्सप्रेस होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 मोल। अच्छा ये बताओ बेटा, कैल्शियम 40 mu स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम, 80 mu स्टैंड फॉर, 400 mu स्टैंड फॉर। अब आई बात समझ में, एमयू का क्या रिलेशन है समझ में आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास में एमयू क्या रिलेशन है समझ में आ गया। एमयू आप किसको एक्सप्रेस करते हो, मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ 1 एटम कर लेंगे। अब एक काम करो तो नाइट्रोजन 14 मैंने लिया तो 1 एमयू इक्वल टू क्या लिखोगे, ऑक्सीजन 16 लेंगे तो 1 एमयू स्टैंड फॉर, अगर मैं एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा 1/27, अगर मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक क्लियर हो गया आपका, एमयू क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट का मतलब होता है एमयू, तो एमयू आप डिफाइन कर लोगे, यूनिफाइड मास बोलते हैं यू, शॉर्ट में कभी यू लिखा था यूनिफाइड मास होता है उसका मतलब। तो ये समझ में आ गया, यूनिफाइड मास का मतलब आपने एज्यूम किया कि यूनिफाइड यूनिक वैल्यू लाया, आपने एजम्पशन पे लाया, दैट स्टैंड फॉर द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12।
कंफ्यूजन है कि नहीं को बताइए। क्लियर है ये? एएमयू समझ में आ गया। अब देखो, अब जो लिखना है वो सुनना, अब क्या लिख रहा हूँ देखना। यू भी लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक चीज देखना यहाँ पे, एक चीज। ये कौन है? हीलियम। देखो इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है इसका? 4। That indicate the one atom of helium 4 times heavier than 1/12 part of mass of one atom of C12। क्लियर हो गई? फिर देखो, एटॉमिक मास बोलेंगे तो देखना क्या हो जाएगा। 4 AMU, atomic mass 4 AMU, that indicate the mass of one atom of helium। और देखना, ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा मैं, दैट इज मोलर मास, तो उसको बोलेंगे 4 ग्राम। नाउ टेल मी, देखो एक सिंपल है, एलिमेंट मास नंबर, राइट, element mass number that show the relative atomic mass in gram, molar mass in AMU, mass of one atom, atomic mass। समझ में आई बात क्या होगा? फिर सुनो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मास नंबर तो आपको पता है, the atomic mass that indicate the relative atomic mass। आप जो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 बोलते हो, एक्चुअली वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्किप द एनी यूनिट। जैसे आपने 40 AMU लिख दिया, इसका मतलब दैट इंडिकेट द एटॉमिक मास इन AMU, दैट इज द मास ऑफ वन एटम। आप 40 ग्राम अगर लिखेंगे तो 40 ग्राम स्टैंड फॉर द 1 मोल। आई बात समझ में? तो बताओ, 4 ग्राम है हीलियम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। 8 ग्राम ऑफ हीलियम स्टैंड फॉर 100 AMU ऑफ हीलियम स्टैंड फॉर 100 AMU। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स in 100 AMU of helium। Sir, 25 atoms। यस, क्योंकि 1 एटम का कितना मास होता है? 4 AMU। तो 100 AMU स्टैंड फॉर हाउ मेनी एटम? तो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इसमें, तो सीधा देंगे यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। देखो, गिवन मास ये किसमें होना चाहिए? इन AMU। एटॉमिक मास ये बेटा किसमें होना चाहिए? AMU। बताओ गिवन मास कितना होगा? 100 AMU। एटॉमिक मास कितना? तो 4। ये कितना 100 25। 96 AMU of sulfur contain how many atoms? Sir, 3 atoms। देखो सल्फर जो होता है ना बेटा, सल्फर सल्फर होता है 16 या 32। आप देखो ये 32, ये जो सर पे बैठा हुआ है 32, वो क्या दिखा रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो व्हाट्स बी एटॉमिक मास? 32 AMU स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? नो, 1 एटम। 32 AMU स्टैंड फॉर द 1 एटम, और 32 ग्राम स्टैंड फॉर द 1 मोल। फिर सुनो, AMU कहाँ से आता है? वो रेसिप्रोकल एवोगाड्रो नंबर से। आपने किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास अगर फाइंड करने जाओगे तो उसके एटॉमिक मोलर मास को किससे डिवाइड करोगे? एवोगाड्रो से। एवोगाड्रो को आपने किस में कन्वर्ट किया? AMU में।
तो किसी का भी एटॉमिक मास को अगर एमयू में रिप्रेजेंट करोगे, इट मींस लिटरली यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस द मास ऑफ वन एटम, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस द मास ऑफ वन मोल, क्योंकि मास ऑफ वन मोल आप एमयू में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। वन वन में अगर एक्सप्रेस करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा आपका, कर सकते हो लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू आएगा वो, आपको तो शॉर्ट में एक्सप्रेस करना है। तो 40 एमयू अगर लिखूंगा, मैं 96 एमयू कुछ भी लिखूंगा, दैट स्टैंड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स का आप फाइंड करोगे। लेकिन उसी को अगर ग्राम में दे देंगे, द ग्राम स्टैंड फॉर द वन मोल, और उसी को एमयू में देंगे तो एमयू स्टैंड फॉर द वन एटम। एटॉमिक मास को अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हो जाएगा मोलर मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर एमयू में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा मास ऑफ वन एटम। लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे। रिलेटिव एटॉमिक मास इन एमयू, ये क्या इंडिकेट करेगा? एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ कितना एटम? मास ऑफ वन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम, ये बेटा इंक्रीज क्या करेगा बता दो? मोलर मास, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, दैट स्टैंड फॉर द हाउ मेनी मोल्स? सर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 39, एटॉमिक मास आएगा 39 एएमयू, और ग्राम एटॉमिक मास आएगा 39 ग्राम्स। यस, एटॉमिक मास बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 39 एमयू, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोलर मास, या दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास, then it should be 39 ग्राम। अब ये बताओ 39 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 39 एम टू हाउ मेनी एटम? 39 क्या इंडिकेट करता है? हाउ मेनी टाइम्स हेवियर। वो किसी एटम को नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि आप पोटेशियम के एक एटम, पोटेशियम के एक एटम आपका 1 एमयू से कितना टाइम्स हैवियर है। सिंपल थिंग्स कर लेंगे, आई बात समझ में। अब तो हाइड्रोजन में आइसोटोप्स लेते हैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, मास नंबर सब क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन में तो एक ही तो न्यूक्लियॉन्स होता है, इसीलिए तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में। तो जितना न्यूक्लियन उतना टाइम्स हैवियर, राइट, जितना न्यूक्लियस उतना टाइम्स हैवियर। 40 न्यूक्लियन मीन्स 40 टाइम्स हैवियर, 25 न्यूक्लियन में 25 टाइम्स हैवियर, 24 न्यूक्लियंस मीन्स 24 टाइम्स हैवियर, राइट। ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एजम्पशन, आपने एजम्पशन के लिए 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 स्टैंड फॉर 1 एमयू, आपने उसी से एक्सप्लेन किया रिलेटिव एटॉमिक मास। कर लेंगे, यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास। जनरली आप किसी कंपटीशन में जाओगे, चाहे नीट का जाओ चाहे जेईई मेन का जाओ, तो वो लोग क्या करता है कि एटॉमिक मास आपको हिडन नहीं रखेगा, अगर क्वेश्चन देता है तो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मेंशन कर देता है। कई बात समझ में, क्योंकि वो एग्जाम जो ले रहा है वो आपको ये एग्जाम चेक करे कि एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। एग्जाम लेने का टारगेट होता है कि आप कंसेप्चुअली कितना स्ट्रांग है, ये नहीं स्ट्रांग की इन्फॉर्मेशन आपके पास कितना है, नहीं। ठीक है, एटॉमिक नंबर एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन फिर भी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपका 30 तक का एलिमेंट्स का, 30 तक का, जिंक तक का एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको पता होना चाहिए, अप टू द 30, राइट। नहीं तो 20 तक कम से कम याद रखो, लेकिन 30 तक रखोगे तो फ्रिक्वेंटली ये एलिमेंट्स यूज करोगे आप। बहुत सारे इस कंपाउंड के एलिमेंट्स आएगा, उसका मोलर मास आपको निकालने बोलूंगा, तो अगर रिस्पेक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर पता है तो मोलर मास आप फाइंड कर लोगे, क्योंकि सबके एटॉमिक मास को क्या करना है आपको ऐड करना। कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट लिखो, देखो
अब मैं बता रहा हूँ कोवलेंट कंपाउंड्स का। दो कंपाउंड्स होते हैं, एक बेटा होता है आयनिक कंपाउंड्स, एक होता है कोवलेंट कंपाउंड्स। आपने 9th में पढ़े होंगे कुछ कंपाउंड्स होता है जहाँ पे फॉर्म होता है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ कंपाउंड्स होता है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जहाँ पे लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उस कंपाउंड को कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता। रॉक सॉल्ट जो खाते हो आप सोडियम क्लोराइड को, NaCl मॉलिक्यूल्स नहीं, वो फॉर्मूला यूनिट्स है। वो क्या है वो बताइए, फॉर्मूला यूनिट्स। तो वो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, मॉलिक्यूल उसी का होता है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आई बात समझ में। किसी भी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज में जो भी एलिमेंट्स होता है दैट फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ द एनी कंपाउंड हैविंग द डिस्क्रीट, अगर किसी मॉलिक्यूल का किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का डिस्क्रीट मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल कंपाउंड, दैट इज द कोवलेंट कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का जिसका मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, जिसका इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में काउंट नहीं करते। आई बात समझ में। तो कभी सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट्स होता है और कोवलेंट कंपाउंड के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाएंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे। तो ये सब मैक्सिमम लोग वर्क करते हैं किस पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट थ्रू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, राइट। थोड़ा ब्रेक दे देते हैं आपको, कोवलेंट कंपाउंड्स पे फिर मॉलिक्यूल्स पे वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्योर सब्सटेंस लेंगे तो उसका कौन सा पार्टिकल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस लेंगे तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, आपका एटम्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे नहीं जाएंगे, वो क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैं किसी भी प्योर एलिमेंट का वो पार्ट का डिस्कस कर रहा हूँ जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो किसी कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कौन करता है, मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल। अभी मैं ब्रेक देता हूँ, ब्रेक के बाद आपको कोवलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स पर वर्क करूंगा। लेकिन बेटा याद रखना, फंडा एक ही होगा, वन एवोगाड्रो स्टैंड फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन एवोगाड्रो नंबर। फिर वहीं पे आएगा, डेफिनेशन चेंज हो गया, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, फंडा वही रहेगा आपका। ठीक, तो ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद फिर पढ़ा देंगे। तो वही चीज रहेगा, आप कुछ नया पढ़ने वाले नहीं मूव कर सकते, जो पढ़ना तो पढ़ लिया, अब देखो ना वही कॉपी पेस्ट होते रहेगा, कुछ नहीं होगा। खाली चेंज हो जाएगा नेम, खाली देखो कैसे लिखो, एक बताता हूँ। देखो, जब आप किसी कंपाउंड पे वर्क करोगे, यहाँ पे कौन सा पार्टिकल्स आएगा, मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, और किसका मॉलिक्यूल होता है, CO2 का मॉलिक्यूल होता है, CO का मॉलिक्यूल होता है, सबका मॉलिक्यूल्स होता है, राइट। आयनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा आपको लेटर, लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस। अब क्या होगा कि 1 मोल स्टैंड फॉर वेट ऑफ 6.022 into 1023 molecules, right? Yes, 6.022 into 1023 molecules. That is stand for 1 moles. And that is also stand for 1 gram molecule. But about the 1 gram molecule stand for how many moles? 1 gram molecule glucose, it means 1 mole. 2 gram molecule glucose means 2 moles. 2 gram of glucose, not 2 moles. 2 gram of glucose, that is not 2 moles. 2 gram of glucose, 2 moles, राइट। ग्राम के साथ अगर ग्राम के साथ अगर मॉलिक्यूल्स आ गया, ग्राम के साथ अगर एटम आ गया, दैट स्टैंड फॉर द मोल्स। ग्राम एटम या मॉलिक्यूल के बीच में ऑफ आ गया, दैट इज स्टैंड फॉर मास। और देखो ऐसे क्या करेंगे आप, कर लिखो फिर। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ टेल मी 1 mole of CO2 stand for how many molecule? Right.
whatever the weight of this molecule stand for the 1 mole. तो बताइए बेटे 44 ग्राम स्टैंड फॉर 1 मोल। यही क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मोलर मास। अब बेटा बताओ 44 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। अब एक काम करो, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, how many oxygen atoms are there in one molecule? 2. The 12 plus 2 into 16, that is stand for the 44. आप ऐसे ही फाइंड कर लोगे, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे दैट इज स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स? कर लोगे तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम? 44 ग्राम। 2 ग्राम मॉलिक्यूल स्टैंड फॉर 88 ग्राम्स। समझ में आई बात है? अब देखो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, ये जी आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, एक चीज लिख लो, उसका उधर लिख देता हूँ, देखना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, it is molecular mass in gram. अब बताइए किसी भी मॉलिक्यूल्स में विच वन एटम्स, हाउ मेनी एटम्स इन्वॉल्व, दैट पार्ट फॉर्मूला से फाइंड कर लोगे, और रिस्पेक्ट टू दैट नंबर ऑफ एटम दैट एलिमेंट आप सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास स्टैंड फॉर द 1 मोल। कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास। The gram molecular mass, that is molar mass, stand for molecular mass in gram. क्लियर भाई है? अब देखिए क्या करेंगे। CH4 बताइए, खुद से कार्बन 12 लेंगे, 4 इंटू 1 कितना मिला? 16। तो बताओ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका? 16 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 16 ग्राम methane contain how many molecules? Any molecules? क्लियर भाई है? लिखो नेक्स्ट। देख नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन रहेगा आपको, you have to convert into the mass। बेटा किस में कन्वर्ट करोगे? into gram molecular mass। Mass is given, if you have to convert into the moles, then gram molecular mass। number of molecules, अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आप फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na। और इसको अगर कन्वर्ट कर दोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में तो किससे डिवाइड करोगे बेटा? मोल्स में, तो किससे डिवाइड करोगे? Na। देखो सबके लिए एक ही ऑपरेशन है ना, जहां वहां किए थे वही किए। वहां पे क्या था आपका? एटम्स। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स, नथिंग एल्स। अगर मास देगा तो हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मोल्स? डिवाइडेड इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स दे देगा, यू हैव टू फाइंड द नंबर मोल्स, देन गिवन मॉलिक्यूल को डिवाइड किससे करोगे? Na से। कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना होगा
तो आप दे देना गिवन मास इन ग्राम या नॉट इन ग्राम, इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट शुड बी आल्सो इन ग्राम। तो ग्राम में तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही आएगा आपका। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, डिवाइडेड विथ Na, रिवर्स कर दो। अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताइए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? अगर आपके पास मोल्स आ गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो क्या करोगे? क्लियर हुआ ये? How to find the number of moles, how to find the number of molecule, how to find the number of atoms, how to find the number of moles, gram atom, gram molecule, that part is clear? अब देखो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा खुद से बताइएगा आपको। सेम एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको इंडिकेट करता था कि वन मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1/12 part of mass of one atom of C12. Same things you have to think about the relative molecular mass. That is the mass of one molecule of any compound how many times heavier than 1/12 part of mass of one atom of C12. मतलब AMU के रिस्पेक्ट में ही जाएंगे। आप खुद से सोचो, CO2 कार्बन में, CO2 में कौन कौन है आपका बताइए? CO2 में you have carbon and oxygen. We know that carbon contains how many nucleons? 12. Each oxygen contains how many nucleons? 16. Total nucleons how much? 44. 44 nucleons का मास क्या होगा? 44 AMU. सिंपल तो थ्योरी है। 44 AMU तो क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूलर मास। अब 44 बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अब 44 ग्राम मोलर मास। सब कुछ वही है ना आपका? आई बात समझ? तो लिखो ये क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of any compound divided with 1 AMU. We know that 1 AMU stand for अब तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल नहीं आ जाएगा? तो इसलिए तो मैंने AMU में से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन एटम का बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, इसी जो मैंने लिया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में अगर AMU से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में, रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? मास ऑफ वन एटम। तब देखो CO2 ये होता 44, तो ये क्या आपका? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 44। ये क्या इंडिकेट करता है आपका? वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 44 times heavier than mass of one AMU, that is mass of 1/12 part of mass of one atom of C12। आई बात समझ में? अब देखो मॉलिक्यूलर मास जाएंगे, ये बोलेंगे 44 AMU, that is stand for mass of how many molecule? बताओ इन बताओ, mass of how many molecule 44 AMU stand for? One molecule। तब बताइए 44 AMU stand for the mass of one molecule या mass of one Avogadro's number? One molecule.
वन मॉलिक्यूल। बेटा बता दो, अगर मैंने, if I'm talking about the 1 mole of CO2, then it should be gram molecular mass. That is molar mass. That should be the 44 gram. बेटा मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? मोलर मास। किसी मॉलिक्यूलर मास को अगर एक्सप्रेस करोगे एमयू, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विदाउट एनी यूनिट, दैट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कर लेंगे? टाई बात समझ में? अगर कोई बोलेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर कोई बोलेगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एमयू, व्हाट डू यू मीन बाय द एमयू? द एमयू स्टैंड फॉर द लिटरली मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। एमयू literally stand for the mass of one nucleon, that is the reciprocal of Avogadro number, right? तो आपने देखा यहाँ पे रेफरेंस किससे लिया? C12 से। यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम द एनी एलिमेंट एनी आइसोटोप्स, बट आपने रेफरेंस किससे लिया? C12 से। कर लेंगे? अब देखना है यहाँ पे, लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ moles and molecules in 4.4 milligram of CO2, 3.2 kg of SO2, 4.2.8 gram of N2. All these are the molecule of compounds. फाइंड करो, फाइंड द मॉलिक्यूल्स फाइंड करना, मोल्स फाइंड करना है। तो प्रिय आप करोगे एक, आपको वेनुस को बोलो, सबको सबको बोलो, आपको कॉमन आर्यन गुप्ता आपको बोलो कि ये सब क्या करना बेटा, जैसे क्वेश्चन दूंगा अपने आप को थोड़ा इनर्जाइज रखने के लिए, एनर्जेटिक रहोगे इससे, जब सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसा फील होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और स्क्रीन के सामने ऐसे कर लोगे ना तो फिर स्टक हो जाओगे ना, तो पढ़ाई फील नहीं होगा। इसलिए थोड़ा लाइव रहने के लिए, थोड़ा टीचर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मान लो क्वेश्चन देखो, साइंस पढ़ोगे तो हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहेगा, तो आपको उसका आंसर करना। ठीक, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखना। ये जो फर्स्ट लिए, इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये 44 मिलीग्राम है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 44 से, बिकॉज वी नो दैट 44 ग्राम स्टैंड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। तो 44 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस वन शुड बी 44, दैट इट शुड बी 1 into 10 का -4, right? Then number of molecules, we know whenever you have to find the number of molecule, then you have to सर वहाँ पे multiply with 10 to the power -3 क्यों किया? मिलीग्राम में था बेटा, ये मिलीग्राम में था, ये देखिए मिलीग्राम में था, ये मिलीग्राम में। ओके सर। आपको फॉर्मूला जब बताए थे तो वहां पे देखिए बता दिए थे ना, इन ग्राम, तो ये ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट में हम लोग कर सकते हैं ना। क्योंकि 1 kg में लेंगे, ग्राम में लेंगे तो रोते रहेगा, बोलेगा हम कैसे हटेंगे, ये नीचे रोते रहेगा हम कैसे हटेंगे। दोनों फ्रेंडशिप होने जाएगा, इसलिए फ्रेंडशिप करने के लिए दोनों को ग्राम में लाना ही पड़ेगा। ठीक, इसलिए सिमेट्री मैच होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, राइट? तो ये क्या लेंगे, 6.02, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा आपका, 10 का -4 मल्टीप्लाई विथ 6.22 इंटू 10 का 23, ये वैल्यू आ जाएगा 6.022 इंटू 10 का 19, राइट? ऐसे ही आई थिंक कर लिए होंगे आपने। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल दो, मैं कर दूंगा। ठीक, कर लिए? सारा बोलो यस और नो, कर लिए तो मैं नेक्स्ट चलूंगा। कर लिए होंगे, ये कर लो खुद से, मैंने एक फॉर्मेट बता दिया आपका।
अब देखो अब क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द 4.25 ग्राम ऑफ NH3। आप Na के टर्म में लाना, यू डोंट हैव टू डू द लॉन्गर कैलकुलेशन, आप Na के टर्म में एक्सप्रेस करके वो तो दो कितना हो जाएगा। ठीक, मैं सिंपल बोला आपको, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 गैस। एक्सप्लेन करो, आपने बना लिया बहुत सारे बच्चे, गुड। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास है तो मोलर मास होता है 17, ये 1/4 होगा। जब देखना स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा कैलकुलेशन होता है ना, तो एक एक स्टेप का कैलकुलेशन मत करना आप। कंपटीशन में जब जाओगे, जब क्वेश्चन बनाओगे तो एक ही फॉर्मूला, मान लो कि आप दो तीन फॉर्मूला यूज कर रहे हो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसमें पुट किए फिर आगे उसको पुट करेंगे, तो जब ऐसे करना तब कैलकुलेशन फाइनल स्टेप में जाके करना आप। क्योंकि कंपटीशन को क्वेश्चन को जो फ्रेमिंग होता है ना, ऐसा डाटा लेता है ना कि कट कुट जाएगा वो, तो स्टार्टिंग में करते रहोगे तो उल्लू बनते रहोगे आप, लास्ट में जगह ये क्या किया मैंने, टाइम वेस्ट किया, वहां तक सीधा लेके आते यहाँ पे कट कर देते। इसलिए फाइनल स्टेप में जाके कट करना वहां पे, अगर नहीं कैलकुलेशन लेंदी होगा तो फाइनल में जाके जज करना वो, उससे क्या होता है अप्रोक्सीमेशन पे ऑप्शन टिक करके निकल जाओगे आप। इसलिए दो स्टेप तीन स्टेप जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन करने के बाद सेकंड स्टेप में मत आइएगा, डाटा पुट करो सेकंड पे जाओ, फिर डाटा पुट करो सेकंड थर्ड पे जाओ। देखो कैसे 1/4 कर दिया मैंने, 0.25 मैं नहीं करूंगा, रहने देता हूँ इसको। आप बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, Na/4। We are talking about the compound, so definitely you have to write the number of molecule. Now, one molecule of NH3 contain the 4 atoms. आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल NH3 में 4 एटम्स होगा, 1 नाइट्रोजन और 3 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ये। देखो क्या होगा, 1 molecule of NH3 contains कितना एटम बताइए, 4 एटम्स। क्यों, because one nitrogen molecule formed by the one ammonia molecule formed by the one nitrogen and 3 hydrogen, that part is clear। now you have this number of molecules। अब एक काम करो, कहीं पे मेरे पास 20 molecules, तो मेरे को पता है कि वन मॉलिक्यूल के पास कितना एटम्स होता है 4, तो 20 के पास क्या होगा 80। कहीं पे मेरे को 100 मॉलिक्यूल्स है, मेरे को पता है कि वन मॉलिक्यूल में कितना होता है 4 एटम्स होता है, तो 100 में क्या होगा × 4। आपको तो यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चला, 4.25 का दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी एटम्स, 4 एटम, तो व्हाट शुड बी नंबर ऑफ एटम, टेल मी। 4 × 4 कैंसिल हो गया ये, देखो क्या निकल के आ गया, यही बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। क्या क्या फाइंड करना है, देखो सबको सेपरेटली फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, प्रोटॉन्स का नंबर फाइंड करना है, न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड करना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH4 यू हैव,
चलो एक काम करते हो, देख मैं क्या करूंगा इसमें, एक सिंपल तरीका बताओ आपको। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मोल की तरफ देखो, तो पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। द नंबर ऑफ मोल 1.6 अपॉन 16 करेंगे तो 0.1 मोल, राइट। नाउ टेल मी, वन मोल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? Na molecules। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स बेटे बोलोगे 0.1 Na। नाउ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ देखो, CH4 कार्बन होता है 16 12, हाइड्रोजन होता है 1 एंड 2। CH4 में तो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। न्यूट्रॉन्स, ये पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बात करेंगे, अब प्रोटॉन का बात करेंगे। तो बताइए एक कार्बन में कितना प्रोटॉन्स होता है? इसमें कितना होता है? एक में होता 1, 4 में कितना होगा? 4। तो देखो 4 और 4, तो कितना निकल के आ गया दोनों? 10। Each molecule of CH4 contain the 10 electrons and 10 protons. Because each molecule of CH4 has the one atom of carbon. कार्बन में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा? 6 और 6। हाइड्रोजन, each molecule contain the 4 hydrogen, each hydrogen has the one electron one proton। तो आपका 4 से कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 क्या होगा? प्रोटॉन्स आएगा। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 10 क्या होगा? प्रोटॉन्स भी होगा। सही आई बात समझ में? आप हमेशा एक मॉलिक्यूल पे चले जाना। एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स, क्लियरली आपको पता चलेगा। एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन, क्लियरली आपको पता चलेगा। देन गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देना। कर लेंगे, देखो। 1 होता है वो, 1 कर देता हूँ उसको, 1 होता है ये, राइट। चलो ये समझ में आई बात कैसे की है? अब बताइए, दैट इज 1 मॉलिक्यूल of CH4 contains 10 electrons, 10 electrons, 10 protons and 6 neutrons। आप बोलोगे न्यूट्रॉन्स कहां से? हाइड्रोजन तो न्यूट्रॉन देगा नहीं, न्यूट्रॉन जो भी आएगा तो कार्बन से आएगा। अब वी नो द वन कार्बन हैविंग हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 6। तो 6 ही न्यूट्रॉन रहेगा CH4 में, और तो कहीं से आएगा नहीं। अब देखना क्या करेंगे इसमें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा, क्योंकि ईच मॉलिक्यूल कंटेन द 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताइए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू हैव? 10 into 0.1 Na। बेटा बताओ कितना आया? Na 0.1 Na, that was the number of molecules। one molecule contain the 10 electrons, one molecule contain the 10 proton, so what should be number of electron proton in the 1.6 ग्राम? तो बेटा जितना मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1.6 ग्राम में कितना आपका मॉलिक्यूल्स होगा? 1.6 ग्राम में आपका मॉलिक्यूल्स कितना होगा बताओ? 0.1 Na। उसको मल्टीप्लाई किया आपने किससे? 10 से, तो क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा? वन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? तो बताइए कितना हो जाएगा? 0.
ये क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 0.1 से, दैट शुड बी वैल्यू 0.6 एंड ए, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा है इसी टॉपिक से, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, find the number of electrons and neutrons. Neutrons in 1.8 gram of water, 2.0 gram of D2 heavy water, हाइड्रोजन होता है 1 1, ड्यूटेरियम होता है 1 2, ट्रिटियम होता है 1 3, these are the isotopes of hydrogen. What is the molecular mass here? 1 mole of water stand for how many grams? 18 grams. Heavy water D2O 1 mole stand for how many grams? 20 ग्राम। अब कैलकुलेट कर लो सारा कुछ, लेकिन टिकता बहुत कम, मैं भी बता रहा हूँ, बहुत कम टिकता है। कहीं नंबर ऐसे होता है ना, देखते हो ना, बीच बीच में गैप होते रहता है, पॉपुलेशन नंबर कम होते रहता है, इसलिए बेचा टिक के रहना, कॉन्फिडेंस बना के रखना, बहुत सारा प्रॉब्लम आते रहेगा। देखो अभी क्या करेंगे, टू लिए ना, तो ड्यूटेरियम कितना लिया मैंने, 2, तो इसका मोलर मास अगर फाइंड करेंगे, मोलर मास, तो मोलर मास आप क्या करेंगे देखना, 2 इंटू 2 + 16, देखो कितना सिंपल है, 20 ग्राम, राइट। क्योंकि मेरे को पता है ड्यूटेरियम कितना होता है, 2, 1 मोल ऑफ ड्यूटेरियम स्टैंड फॉर तो 2 ग्राम, तो 2 इंटू 2 + 16 20 ग्राम। बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना, नंबर ऑफ सीधा मॉलिक्यूल्स में फाइंड करूंगा, यानी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, तो गिवन मास कितना बेटा, 2/20 इंटू Na, मीन 0.1 Na क्या हो जाएगा आपका। और देखो 1 molecule of D2O contain how many इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8, इसके पास कितना होता है, 1, तो 2 है तो 10 कर दोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स ऑल्सो। वाटर में 10 न्यूट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन आ रहा है, तो वहां पे न्यूट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन का लेंगे each। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो यहाँ पे, या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स फाइंड करो, दोनों आपका एक ही आएगा, 10 into 0.1 Na, then definitely your answer should be Na, that is Avogadro number. इसको एटम्स में कन्वर्ट करके वहां पे निकाल, आप एटम्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऑक्सीजन एटम आएगा, हाइड्रोजन एटम आएगा, क्यों करोगे इतना काम, जो काम आपको एक इजी हो जाए, जो काम आपको शॉर्ट हो जाए, वो काम क्यों नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही लगता है आपका। अगर कोई पेशेंट आएगा, डॉक्टर बनोगे, बोलेगा कि इतना प्रॉब्लम है, आप उसको लेप्रोस्कोपी के थ्रू उसको ठीक करोगे, कि आप उसको चीरोगे पूरा पेट को, उसको एक सेकंड चीर दोगे नहीं, देखेंगे तुम्हारा किडनी कहाँ है, तुम्हारा हार्ट कहाँ है, उसका शेप कैसा है, ये करोगे, बेचारा ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो वो सब सोच समझ के करना पड़ता है। किसका, एनए का कर देता हूँ, मॉलिक्यूल से क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द ये एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एक टर्म आता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो अब होता है क्या, देखो एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। एक क्लासरूम में देयर आर द 10 स्टूडेंट्स, राइट,
सबका डायमेंशन अलग अलग होता है, कोई 40 kg होगा, कोई 30 kg होगा, कोई 100 kg होगा, ऐसा रहता है सबका। अब सिंपल थ्योरो कि एक टीचर ने आपको असाइन किया कि बेटा जाओ उस क्लासरूम में स्टूडेंट्स का वेट लेके आओ, स्टूडेंट का वेट बताओ उस क्लासरूम में, टोटल नहीं बोलेगा कि एक स्टूडेंट का वेट बताओ। तो आप जाओगे सर देर आर द 10 स्टूडेंट्स, तो फिर वेट क्या होगा था, बोलोगे एवरेज बताओ। आप क्या करोगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट के वेट को आप ऐड करोगे, नंबर ऑफ 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक, तो एवरेज वेट आपने बोला कि एवरेज वेट मान लो कि 50.5 है, तो सर को बोला आपने 50.5, तो बोले क्या है ये, तो एवरेज वेट है, बता दिए, एक जनरलाइज करके बता दिए। सेम क्या होता है कि मान लो कोई एलिमेंट्स है और उसका आइसोटोप से नेचर में आता है, जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 35 होता है, 37 होता है, 35 भी होता है, 37 भी होता है। नेचर में जब आप ऑब्जर्व, नेचर में जब आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको ऑब्जर्व किया, तो क्लोरीन का सब स्पेक्ट्रम से आता है, जो कि माइक्रो लेवल पे जितना भी वर्क होता है बेटा, माइक्रो लेवल पे जितना भी वर्क होता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपका स्पेक्ट्रम से है। आप सन के सरफेस पे बोलते हो हीलियम है, रेडिएशन जो है उसके स्पेक्ट्रम से आप स्टडी करते हो। जैसे क्या होता है, हम लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, किसी का जीनोम के सीक्वेंस से आप किसी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये यस और नो करते हो कि नहीं आप लोग। सेम थिंग क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना तो उसका स्पेक्ट्रम का स्टडी करो, स्पेक्ट्रम यूनिक होता है सबका, किसी दो एलिमेंट का स्पेक्ट्रम सेम नहीं होता, तो सब कुछ स्टडी होता है स्पेक्ट्रम पे। जब एटॉमिक फिजिक्स पे जाओगे तो इतना इंटरेस्टेड चीज है, इतना रिसर्च का फील्ड है, सबसे ज्यादा रिसर्च उसी पे होता है। आई बात समझ में, तो ये स्पेक्ट्रम डिफर करता है आपका, तो ये यूनिक होता है, किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, सब स्ट्रक्चर पैटर्न में बताऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ याद रखना कि जब नेचर में देखा गया कि क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है, तब बताओ क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, तो फिर अगर आपने एटॉमिक मास बोल दिया 35 तो रॉन्ग हो गया, 37 रूट जाएगा, बोले मेरा क्यों काउंट नहीं किया। अगर 35 है तो क्लोरीन 37 भी तो है। अब वो लोग कोई बोला नहीं क्लोरीन के एटॉमिक मास होता 37, तो 35 को गुस्सा आ जाएगा, मेरे को क्यों इग्नोर किया। आप क्या करोगे, फिर दोनों पे कंप्रोमाइज कराओगे। तो मान लो नेचर में आपने गया 100 एटम्स आपने क्लोरीन का कलेक्ट किया, 100 एटम्स क्लोरीन में से आपने 75 एटम्स क्लोरीन का 35 देखा, और 25 आपने क्लोरीन का एटम देखा कितना, 37। इसका मतलब वहां पे परसेंटेज आपका 75, 75 और क्या होगा 25% हो गए। अब क्या होगा कि अब एवरेज एटॉमिक मास मेरे को फाइंड करना है। एटॉमिक मास स्टैंड फॉर द मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास स्टैंड फॉर द मास ऑफ वन एटम, मोलर मास स्टैंड फॉर द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि एटॉमिक मास, एक लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, देखना अभी लिखना नहीं, अभी देखना कि मैंने नेचर में कलेक्ट किया 30 क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 का था, ये मेरे को 75 एटम्स मिला, क्लोरीन 37 का मेरे को 25 एटम्स मिला। ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू आता है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, कभी इसी को परसेंटेज में दे देगा, किसी को जनरली परसेंटेज में ये रेशियो में देगा, लेकिन बेटा कभी वो मास रेशियो नहीं होता, क्योंकि जब नेचर में आप खोजने जाओगे ना, तो या तो एटम्स लोगे या तो मोल्स लोगे, मास नहीं लेना, याद रखोगे। ये रेशियो कभी मास रेशियो नहीं होगा, क्या होगा, या तो एटम्स का रेशियो होगा या तो क्या होगा, मोल्स रेशियो होगा, मास रेशियो नहीं होता, ये दिमाग में सेट कर लो। एवरेज का जब भी बात करेंगे हर जगह मोल्स या मास होगा, मोल्स या एटम्स होगा, या मोल्स या मॉलिक्यूल्स होगा, मास नहीं होगा। तो देखो क्या होगा, तो 75 एटम्स किसका मैंने फाइंड किया, 75 एटम क्लोरीन 35 का आया, और 37 कितना आया आपका 25। नाउ टेल मी, यू हैव द 75 एटम, 25 एटम, टोटल ग्रॉस एटम यू हैव द 100, आपको उसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो देखना यहाँ पे 75 इंटू 35 कर दोगे, नहीं 75 एटम था, तो एक एटम का मास कितना था 35, तो 75 इंटू 35 कर दिए, अब प्लस क्या करेंगे 25 इंटू 37 कर देंगे, और टोटल डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि ओवरऑल तो 108 ही था, तो ये क्या निकलेगा, एवरेज। दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। आई बात समझ में, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट्स होता है जिसका नॉन इंटीग्रल फ्रैक्शनल में देखना है कि अपने एटॉमिक मास होता है, जैसे हाइड्रोजन कर लेते 1.008,
क्लोरीन का लेते 35.5, लेते हो कि नहीं आप? ये जो फ्रैक्शनल आपने एटॉमिक मास देखते हो, दैट इंडिकेट दैट एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। आई बात समझ में? और जिसका आइसोटोप्स होता है उसका हमेशा वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास, नॉट द एटॉमिक मास। एलिमेंट का अगर आइसोटोप्स नहीं होगा तो आप एटॉमिक मास बोलोगे, एलिमेंट्स का अगर आइसोटोप्स होगा तो हमेशा एवरेज वैल्यू बोल करेंगे। वो क्या होगा बताइए? एवरेज एटॉमिक मास। तो सर यहाँ जो 100 में 75 दिया है और 100 में 25 दिया है, तो ये रेशियो क्या हमेशा मतलब क्वेश्चन में ऐसा ही रेशियो रहेगा क्लोरीन के लिए? आपको बोलेगा कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द क्लोरीन 35 37 इज द 25% इज 25%, मतलब दिया रहा वो दिया रहेगा, रेशियो जो भी रहता वो कैलकुलेशन दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो आपको एवरेज वैल्यू देगा, आपको रेशियो फाइंड करना है तो वो एक्स करके फाइंड कर लेंगे। आप परसेंटेज फाइंड करना है तो एक का x% लोगे तो एक का 100 - x लोगे, आप फॉर्मूला पुट कर देंगे अपने आप आ जाएगा। एक का x% लिए इसका मतलब कि आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। किसी का अगर x% लेंगे इसका मतलब x एटम्स इन द 100 एटम, किसी का 100 - x लेंगे तो दैट एटम इन द 100 एटम। अब उसको रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे टोटल एटॉमिक एटम से, तो क्या आ जाएगा आपका? पर एटम तो आएगा ना। आप बताइए, ये एटम जो ये मास किसका था, कितना एटम का? 100 एटम का। तो एक एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास किसको बोलते हो? एक ही एटम का तो मास बोलते हो आप। तो ये तो लिटरली आप एक ही एटम का मास निकाल रहे हो, लेकिन क्या निकाल रहे हो आप? एवरेज। इसीलिए बोलते हैं इसको एवरेज एटॉमिक मास। और सर एक एलिमेंट के लिए इसका एवरेज एटॉमिक मास फिक्स है? एक एलिमेंट का बात करेंगे, अगर उसका आइसोटोप्स है तो उसका अबंडेंस भी फिक्स है, उसका एवरेज एटॉमिक मास भी फिक्स है। अगर आप क्लोरीन 35 बोलते हो तो आपका नेचर में वहां पे 3:1 75% 25% एबंडेंस है, उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, या तो कैलकुलेट करना है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके आपको बोलेगी। ठीक, तो लिखो आप क्या लिखते हैं, आपको समझ में आ गई है? तो इसको क्या बोलेंगे आप? एवरेज एटॉमिक मास। तो बताओ, एवरेज एटॉमिक मास जब फाइंड करेंगे तो ये होगा 35.5 U। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एटॉमिक मास को आपने किससे लिखा था? AMU से। अगर ग्राम में बोलेंगे तो क्या होगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एवरेज मोलर मास होगा। तो इसको मैं फॉर्मूला से लिख रहा हूँ, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास का फंडा क्या होता है समझ में आ गया? परसेंटेज जो भी देगा वो क्या देगा आपको? लेवलिंग जो भी रहेगा वो किसका रहेगा? तो मोल्स का या तो किसका रहेगा? एटम्स का, कभी मास का नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 75 ग्राम और 25 ग्राम लाओगे, नो। एटम्स या किस में एनालिसिस करोगे तो क्या आएगा? या तो एटम्स आएगा तो मोल्स आएगा। तो लिखो आप एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, देखो। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास आप हेडिंग दो। किसके लिए होता है ये बताओ? फॉर एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स नहीं होगा तो एवरेज टर्म यूज नहीं करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास जाएंगे आप। तो देखो, मास ऑफ टोटल एटम्स ऑफ ऑल आइसोटोप्स, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड क्या कर देंगे? नंबर ऑफ टोटल एटम्स। एवरेज आ जाएगा कि नहीं बताइए? ये किस में आएगा? AMU। इसी को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आपने देखा होगा कभी भी फॉर्मूला क्या होगा, देखो समेशन ले लेंगे, परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन क्या हो जाएगा बेटा?
100। समेशन लेने का मतलब और किस पे वर्क करो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, आउट ऑफ 100। तो देखो समेशन मतलब 3 आइसोटोप्स होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ अदर आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास, सबको ऐड करके वहां पे फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो लिटरली देखो किस पे वर्क करें हम लोग, लिटरली वर्क करें टोटल मास बाय टोटल एटम्स, मास ऑफ टोटल एटम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल एटम्स। तो बताइए टोटल मास को अगर टोटल एटम से डिवाइड करोगे तो मास क्या आएगा, पर एटम ही तो आएगा आपका, दैट इंडिकेट द एवरेज एटॉमिक मास। कर लोगे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आयरन लिया मैंने, देखो यहाँ पे 54 5%, आयरन लिया यहाँ पे 56 95 90%, आयरन लिया यहाँ पे 57, देखो 5%। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ आयरन, ये तो ये मोल परसेंटेज रहेगा या तो एटम परसेंटेज रहेगा, क्या है वो, या तो मोल परसेंटेज है या क्या है वो, एटम परसेंटेज, मास परसेंटेज नहीं है। तो बताइए इट मींस यू आर कलेक्टिंग द 100 एटम्स ऑफ आयरन, दैट 100 एटम कंटेन 54 आइसोटोप्स का कितना एटम्स होगा 5, 56 का कितना है 90, और फिर 57 का कितना है 5। नाउ यू हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेशन, देखो 5 इंटू 54 करोगे, यस यस, ये 90 इंटू क्या करेंगे 56, 5 इंटू क्या करेंगे 57, डिवाइड करेंगे किससे बेटा बता दो टोटल, 5 प्लस 90 प्लस 5 कितना आ जाएगा टोटल देखना, 55.95 U, because we are talking about the average atomic mass। तो उसको राउंड अप करोगे तो लिटरली क्या होगा 56 ही आ जाएगा ना। इसीलिए जनरली आयरन का एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 56 लिखा रहता है, लेकिन किसी ऑथेंटिक पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो वहां पे 55.95 लिखा रहता है। अब समझ में आ गई बात, एमयू क्लियर हो गया आपको। एवरेज एटॉमिक मास कौन सा एलिमेंट्स के लिए होगा, और भी इस पे वर्क करेंगे हम लोग, एवरेज मॉलिक्यूलर मास एवरेज एटॉमिक मास दोनों पे वर्क करेंगे, और भी क्वेश्चन दिखाएंगे इसका, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो नेक्स्ट डे बताऊंगी इस पे। अभी ये बताओ आप लोग कॉमनली कि एवरेज एटॉमिक मास का सेंस क्या होता है, समझ में आ गया। एवरेज एटॉमिक मास जब फाइंड करोगे तो हेल्प किसका लेंगे, मोल परसेंटेज या किसका पढ़ेंगे, या तो मोल परसेंटेज या एटम परसेंटेज का। किसका लेबलिंग नहीं देता, मास परसेंटेज का नहीं, लेकिन आपको फाइंड करना टोटल मास बाय टोटल मोल्स या टोटल मास बाय टोटल एटम्स। आप बताइए टोटल मास को अगर टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो पर मोल होगा कि नहीं, टोटल मास को अगर डिवाइड करोगे पर एटम से, टोटल एटम से, तो पर एटम होगा कि नहीं। तो एक सिंपल तो थ्योरी है, मास बाय टोटल एटम मास, ग्राम वो हो जाएगा एवरेज मोलर मास। आई बात समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक, तो टॉपिक क्लियर है। बताओ आर्यन बताइए, और उसका बताओ, सर एक बार उसका थोड़ा सा ऊपर करें ना फॉर्मूला तरफ, नहीं फॉर्मूला नहीं, एक बार। यहाँ का बात तो क्लियर है आपका, ये क्लियर है बताइए। यस सर। हम्म, अनुष्का दत्ता, अनुष्का पंडित, एली, और कौन है आपका, एक था वो तो बच्चा बच्चा था ये, बताओ क्लियर हुआ ये सब। हाँ सर। ऋतु प्रिया वो तो लोग क्लियर हुआ ये। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे चलेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक सब आने वाला आपका, वेपर डेंसिटी आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, मोलर मास आएगा, सब कुछ करेंगे। चले ठीक है, रहने देते हैं यहाँ पे, चलो गुड नाइट, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर।